तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार आप सभी का वेलकम है। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री मेजर पेपर 15 के बारे में। देखिए, एसकेएमयू सेमेस्टर 6 में केवल एक ही सब्जेक्ट है जिसको मैं रेगुलर ले पाया, हिस्ट्री। बाकी मैं पॉलिटिकल साइंस का भी नहीं करा पाया। ठीक है। रीज़न, मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ गए। रांची यूनिवर्सिटी का भी एक साथ एग्ज़ाम आ गया, दो गो। आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का। ठीक है। तो इस सब के कारण मैं एक साथ, देखिए अकेला आदमी कितना हैंडल करे, प्रेरणा है तो प्रेरणा भी कितना हैंडल करेंगे। ठीक है। चलिए फिर भी, और हम लोग को क्लास भी करना होता था तो क्लास करके ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की है। आप लोगों को जितना हो सका मदद पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये अंतिम सेमेस्टर है, इसके बाद आप आराम से एग्जिट लेके निकल सकते हैं। सेमेस्टर 6 के बाद आप निकल सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन सही माना जाएगा और आप हर एक फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री में, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। ठीक है। आज अंतिम पेपर है, इसके बाद आपका मेजर पेपर ख़त्म हो गया। जो सेमेस्टर 7 करना चाहेंगे वो करेंगे, जो नहीं करना चाहेंगे वो निकल जाएंगे। तो मेजर पेपर 15, हिस्ट्री ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी कि भारत में महिलाओं का इतिहास के बारे में जानना है। ठीक है। 100 मार्क्स में 40 मार्क्स लाना होता है, जिसमें से ये पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा, 30 नंबर लाना होगा। इंटरनल 25 में 10 नंबर लाना होगा। ठीक है। चलिए पहले हम लोग यूनिट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। तो हमारा यूनिट क्या है? यूनिट 1 है हमारा प्राइमरी सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं के इतिहास जानने का क्या क्या सबूत है, क्या क्या किताबें हैं जिसको पढ़ के हम महिलाओं का इतिहास जान सकते हैं। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ठीक है। जेंडर और सेक्स में क्या अंतर होता है ये जानेंगे। ठीक है। फिर जानेंगे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या है तो जेंडर अप्रोच टू हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन में लिंग की क्या भूमिका है। ठीक है। क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है हमारा वुमेन इन हिंदुज्म। ठीक है। हिंदू में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानना है, जिसमें आपको है पोर्ट्रेयल, पोजीशन एंड राइट, क्या क्या अधिकार हैं, क्या स्थिति है इनकी, ये जानना है। वुमेन इन इस्लाम, इस्लाम में और क्रिश्चियन धर्म में। ठीक है। इस्लाम और ईसाई धर्म में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है। फिर आदिवासी महिलाओं के बारे में भी सेम चीज़ जानना है कि आदिवासी महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उनकी स्थिति कैसी है। ठीक है। फिर यूनिट 3 आते हैं। यूनिट 3 में पढ़ना है वुमेन एंड एजुकेशन, महिला और शिक्षा, वुमेन एंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। ठीक है। महिला शिक्षा, महिला और सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज आंदोलन, इन सब के बारे में जानना है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन, महिलाओं को भारत के संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं ये जानिएगा। अब आता है यूनिट 4, अंतिम यूनिट। इसमें आपका है वुमेन रूलर्स इन एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड, यानी कि वुमेन रूलर, महिला शासिका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में। आपने नाम सुना है रजिया सुल्ताना। ठीक है। वो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के बारे में आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें। वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल मतलब स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका है। ठीक है। स्पेशल इम्फेसिस ऑन आदिवासी मूवमेंट, तो आदिवासी महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने नाम सुना है फूलो झानो मुर्मू, वो आदिवासी महिलाएं हैं। और 1800 जो 55 में हुआ था संथाल विद्रोह, संथाल हुल, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वुमेन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति में महिलाओं की भूमिका जानना है। लोकल बॉडीज, ठीक है, स्थानीय क्या बोलेंगे यार, स्थानीय क्षेत्र में और राज्य के क्षेत्र में और संसद में। ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, महिलाओं की भागीदारी स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद। तो 5 मिनट में हम लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस जान लिया कि भैया क्या क्या पढ़ना है इसमें।
ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे। जो लोग पीडीएफ लिए वो लोग खुद ही, मतलब जो ज्ञान सागर ऐप पे एक्सेस लिए हैं वो तो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है। महिलाओं के इतिहास के प्राथमिक स्रोत, फिर आ जाता है सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। ठीक। फिर आ जाता है इतिहास लेखन, जेंडर दृष्टिकोण क्या अभिप्राय है। मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है। महिलाओं के इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। हम लोग करेंगे डिटेल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। ओके। फिर वही क्वेश्चन है, इस्लाम में महिलाओं की क्या स्थिति है, ईसाई धर्म में महिलाओं की क्या स्थिति है और आदिवासी महिलाएं की स्थिति क्या है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका है। भारत में महिलाओं का संवैधानिक अधिकार कौन कौन से हैं। ओके। फिर महिला सशक्तिकरण के बारे में जानना है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का योगदान क्या है। धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार में महिलाओं की क्या भूमिका है। भारत में सती प्रथा पहले चलता था। ठीक है। किसी स्त्री का पुरुष मरने पे उसको जिंदा जला दिया जाता था उसके पुरुष के चिता के साथ। तो उसके बारे में जानना है। भारत में महिलाओं का संवैधानिक सुरक्षा जो दिया गया है इसके बारे में जानना है। रजिया सुल्तान जो भारत के प्रथम महिला शासिका थी, इनके बारे में जाननी है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है ये जानना है। स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी महिलाओं की क्या भूमिका है ये जानना है। और लोकतांत्रिक राजनीति में महिलाओं की भूमिका। ठीक। फिर भारत में महिला आंदोलन के बारे में जानना है। ये सब 1 मार्क्स वाले हैं, 30 गो है। भारत में महिला शिक्षा का क्या महत्व है। लैंगिक समानता क्या है। ठीक। प्राचीन भारत में महिलाओं का अधिकार कौन कौन से थे। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की क्या भूमिका है। और सरोजिनी नायडू को ने इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। संसद और विधानसभा में महिलाओं की स्थिति। ठीक। भारत में महिलाओं के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है। और अंतिम 2 क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में महिलाओं आंदोलन का क्या महत्व है, भारतीय समाज में महिलाओं का योगदान। अब आता है यहाँ से वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर जो कि 15 मार्क्स के लिए है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है इसके बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है। सेक्स इसका मतलब भी होता है लिंग, जेंडर इसका मतलब भी होता है लिंग। ठीक है। ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर होता है ये, स्त्री या पुरुष, लड़की या लड़का होना ये बायोलॉजिकल है। लेकिन ये जो जेंडर है ना, जेंडर इसको समाज बनाता है। ठीक। कि तुम लड़की हो, तुम लड़की जैसा ही रहोगी। ठीक। तो ये जेंडर समाज के द्वारा बनाया जाता है और ये जो सेक्स है ये बायोलॉजिकल है। ओके। तो आधुनिक समाज शास्त्र, इतिहास और महिला अध्ययन में सेक्स और जेंडर अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। सामान्य रूप से लोग दोनों शब्दों का समान अर्थ निकालते हैं लेकिन ये बहुत अंतर है। ठीक है। वास्तव में दोनों के बीच स्पष्ट अंतर है। सेक्स जैविक यानी कि वैज्ञानिक, ठीक है, जो हमारा बायोलॉजिकल है, शारीरिक अंतर को दर्शाता है। ठीक। कि शरीर से हम लोग लड़की है और लड़का है। लेकिन जब जेंडर बोलते हैं ना तो समाज के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज से पता चलता है। ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक भूमिकाओं को व्यक्त करता है कि महिला, ठीक है, इतिहास लेखन एवं जेंडर अध्ययन में इन अवधारणाओं का विशेष महत्व किया जाता है। इसके माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति, असमानता को दर्शाया जाता है। तो अगर आप बोलिएगा कि यू आर फीमेल, ठीक, यू आर फीमेल, आप फीमेल हैं, फीमेल मतलब जहाँ बोल दिए, ठीक, तो क्या हो गया, जेंडर जहाँ पे बोल दिए कि फीमेल जेंडर है तो मतलब वो समाज के द्वारा बनाया गया रूल रेगुलेशन। जब हम लोग सेक्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करता है। ठीक है। तो एस ई एक्स, ठीक है। देखिए और एक चीज़ आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, और एक होता है ये वाला, इसका वाला मतलब वो वाला होता है। ठीक है। समझ गए ना, बिल्कुल। तो वो वाला में अंतर मत कीजिएगा कि वो वाला नहीं, वो वाला उसका स्पेलिंग ही गलत अलग होता है, समझे, ये होता है उसका स्पेलिंग। देखिए मैं आप लोग को दोस्त की तरह समझाता हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा।
ये वाला आपका जेंडर पता चलता है। जैसे किसी फॉर्म में लिखा रहता है तो आपको लिखना होता है मेल या फीमेल, ठीक, मेल या फीमेल। और यदि ये वाला कहीं पे नहीं मिलेगा, ये वाला उस सब काम के लिए यूज होता है, समझ रहे हैं। हाँ, चलिए, तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड मनुष्य के बायोलॉजिकल फैक्टर को बताता है। शारीरिक रंग, रूप, बनावट, शरीर का ढांचा, इसमें पुरुष और महिलाओं के बीच शारीरिक भिन्नताएं होती हैं। SEX की विशेषता है कि यह जैविक अवधारणा है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, जन्म से निर्धारित होती है, ठीक। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको एक जेंडर मिल जाता है, ठीक है, मतलब जेंडर नहीं मिलता है, उनको एक मेल या फीमेल में जन्म होता है, ठीक है, या फिर थर्ड जेंडर भी कोई कोई हो जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल है। इसमें प्रजनन अंग, हार्मोन, शारीरिक संरचना शामिल होती है और यह सामान्य अस्थायी होती है, ठीक है, परमानेंट होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं का मातृत्व क्षमता, ठीक, मैटरनिटी, गर्भावस्था, और पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का विकास होना, ठीक, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल है। जबकि जेंडर क्या होता है कि यह सोसाइटी के द्वारा निर्मित किया जाता है। सोसाइटी, संस्कृति, समाज के द्वारा जो महिला और पुरुष में अंतर किया जाता है, ठीक है, कि महिलाएं लंबा बाल रखेंगी, ठीक है, जो कि सूट भी करता है उन पर, अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि समाज के द्वारा बनाया गया हर एक काम गलत है, नहीं, कुछ कुछ गलत है, मैक्सिमम चीज़ें सही हैं। लंबे बाल रखना, ठीक है, और नेकलेस वगैरह पहनना, समाज में उनको थोड़ा ज़्यादा सेफ मानना पुरुषों के मुकाबले, ठीक, मतलब वो थोड़ा सेंसिटिव मानी जाती हैं। महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित रखना, हालांकि ये वर्ड आजकल शोभा नहीं देता है, घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं रखा जाता है। अगर किसी को काम लगता है तो डेफिनेटली हर एक आदमी आजकल फ्रीडम देता है। पुरुषों को परिवार का कमाने वाला मानना, ठीक है, ये जेंडर का अवधारणा है जो कि वर्तमान समय में एग्जिस्ट नहीं करता है। वर्तमान समय में ऐसा कोई मान्यता नहीं है कि केवल पुरुष पढ़ेगा या केवल पुरुष काम करने चाहेगा। पुरुष और महिला दोनों काम करती हैं, दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। ये सामाजिक अवधारणा जैविक नहीं है, ये समाज के द्वारा बनाया गया है। तो जेंडर और इनमें अंतर देख लिए। अब देखिए स्वरूप कैसा है, तो ये जैविक स्वरूप है, ओके, एक तरफ है जेंडर, एक तरफ है SEX, ओके। तो ये जैविक है, ये सामाजिक है। ये जन्म से निर्धारित होता है जबकि ये समाज के द्वारा धीरे धीरे बनाया जाता है। परिवर्तन सामान्यतः स्थिर रहता है और इसमें जो है सोसाइटी, समाज के अनुसार आपका जेंडर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैसे समाज में रहे हैं। जेंडर असमानता की समस्या क्या है, तो समाज में लंबे समय तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार दिया गया है, ठीक है। महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति एवं राजनीति अधिकार से वंचित रखा गया है। जेंडर असमानता के उदाहरण बाल विवाह, ठीक, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा मतलब घूंघट लेके रखना, महिला बुर्खा पहन के रखना। वेतन असमानता, महिलाओं को कम वेतन मिलता है पुरुषों के कंपैरिजन में। घरेलू हिंसा, महिलाओं को जो है घरेलू हिंसा का भी सामना कई बार करना पड़ता है, ओके। आधुनिक दृष्टिकोण एवं महिला आंदोलन, तो 20वीं शताब्दी में महिला आंदोलन ने जेंडर इक्विलिटी पर विशेष बल दिया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला एवं पुरुषों को समान अवसर देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 5 लैंगिक समानता से संबंधित है। भारत में महिला साक्षरता दर 70% से अधिक है और भारत में महिलाओं की श्रमिक भागीदारी 25% के आसपास है, जो कि वर्तमान समय में बढ़ के लगभग 35% के आसपास हो गया होगा, ठीक है। महिला का इतिहास लेखन में क्या महत्व है, तो देखिए सेक्स और जेंडर की अवधारणा महिलाओं के इतिहास एवं समाज को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात तो आज आपको भी समझ में आ गया कि इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, ये सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है, ये बायोलॉजिकल है, ठीक है, सॉरी। इसमें यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की समस्याएं केवल जैविक नहीं है बल्कि सामाजिक भी हैं, परंपराओं और पुरानी धारणाओं से भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर निष्कर्ष में लिख दीजिएगा कि वर्तमान समय में हमें इन सभी धारणाओं को जो गलत है उनको तोड़ना होगा, ठीक है। बाकी अच्छी धारणाओं को मानना है लेकिन पुरानी धारणाओं को तोड़ना है, ओके। नेक्स्ट,
महिलाओं के इतिहास के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण विस्तृत से करना है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वुमेन। महिलाओं के इतिहास के प्राथमिक स्रोतों का वर्णन करना है विस्तार से। चलिए जानते हैं। तो देखिए, महिलाओं के इतिहास इतिहास लेखन में स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी समाज के इतिहास को समझने के लिए विश्वसनीय स्रोतों की आवश्यकता होती है। महिलाओं के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के प्राथमिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। लंबे समय तक इतिहास लेखन पुरुष केंद्रित रहा है। ठीक है, मतलब पहले इतिहास का सारा कामकाज पुरुषों के इर्द गिर्द घूमता था, महिलाओं को पास भी नहीं आने दिया जाता था। ठीक है, जिसके कारण महिलाओं की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं मिला। आधुनिक इतिहासकारों ने महिलाओं के जीवन संघर्ष एवं योगदान को समझने के लिए अनेक स्रोतों का अध्ययन किया। ओके, प्राथमिक स्रोत का अर्थ क्या है? तो प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो किसी ऐतिहासिक घटना या लंबे समय से सीधे से संबंधित होते हैं। ये स्रोत प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं तथा इतिहास लेखन का आधार बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए महिलाओं के इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत क्या क्या है। अगर महिलाओं का इतिहास लेखन शुरू हुआ तो इसमें सबसे पहला आता है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ महिलाओं की सामाजिक और धार्मिक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण स्रोत है। अच्छा, इसका क्वेश्चन का अर्थ समझ रहे हैं कि इतिहास लेखन मतलब कि बात ये है भैया कि क्या क्या वो हमारे पास एविडेंस है जिससे हम प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी ये जान पाएंगे। तो उतना दिन से तो आपको कोई मुंह बोला नहीं सुना सकता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उतना पुराना आदमी तो नहीं रहेगा। तो किताब पढ़ के हमें वो जानकारी मिलती है कि उस जमाने में प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। ठीक है, अब कौन कौन किताब पढ़ेंगे? तो धार्मिक ग्रंथ है जैसे कि वेद पढ़िए, ठीक, पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, कुरान पढ़िए, इस्लाम धर्म का कुरान, बाइबिल पढ़िए ईसाई धर्म के लिए, ठीक है, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। ठीक है, और फिर अगर आप सभी टॉपिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा विस्तार से लिख पाएँ तो बहुत अच्छा। जैसे कि वेद के बारे में लिख दीजिए कि 4 प्रकार का वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें से सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र भी, गायत्री मंत्र भी आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, फिर महाभारत के बारे में बताइए कि महाभारत में द्रौपदी का किस तरह से वस्त्र हरण या चीर हरण किया गया था। ठीक, फिर रामायण में बताइए थोड़ा सा कि रामायण में माता सीता को किस तरह से रावण ने छल से उनके सौंदर्य के रूप को देखकर हर के ले गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अभी के ज़माने में किडनैप होता है, किडनैप उस ज़माने में भी होता था। ठीक है, रेप उस ज़माने में भी होता था। चीरहरण हुआ वो क्या हुआ? वो सामूहिक बलात्कार हुआ एक तरह से, समझ रहे हैं ना। तो ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। बस आज का आदमी जो है थोड़ा सा जागरूक हो गया, तुरंत हाईलाइटेड हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो उतना नहीं होता था। ठीक है, तो यही सब आपको जानना है कि प्राचीन काल से कौन सा ऐसे किताब है जिसको पढ़ के हमें प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसमें साहित्यिक स्रोत में रामायण, महाभारत, संगम साहित्य, भक्ति साहित्य, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और आत्मकथाएं कुछ कुछ, वर्तमान में अगर मध्यकाल भारत के बारे में बात करें तो रमाबाई की रचना है एक, बेगम रुकैया के लेख हैं। इसके अलावा बहुत सारे मंदिरों में चित्र देखे होंगे आप। एक मंदिर का नाम सुने हैं? मध्य प्रदेश में एक मंदिर है खजुराहो का मंदिर। वहाँ पे बहुत सारी कामुक कामुक मतलब समझते हैं ना, हाँ, कामुक तस्वीरों को बनाया गया है जहाँ पे स्त्री और पुरुष को, ठीक है, इस तरह से करते हुए दिखाया गया बहुत सारे। ठीक है, तो आपस में उनको रिलेशन बनाते हुए दिखाया गया है बहुत सारी तस्वीरों से। इससे ये पता चलता है कि भारतीय इतिहास में शुरू से ही इन सब के ऊपर खुल के बात हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल बुराइयां काम हुई, नहीं, अच्छाइयाँ भी हुई हैं। ठीक है, सरकारी दस्तावेज, ब्रिटिश कालीन जनगणना रिपोर्ट। ब्रिटिश कालीन जनगणना, जब ब्रिटिश यहाँ पे रहते थे तो जनगणना हुई, शिक्षा रिपोर्ट आया। प्रशासनिक दस्तावेज महिलाओं की स्थिति को बताते हैं।
भारत की पहली जनगणना होती है 1881 में, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाता है पूरे भारत में। और उस समय में शासन था लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन में भारत में पहली बार जनगणना कराया 1881 में। हालांकि ये पूरा नहीं हुआ, मतलब सॉरी 1881 में पूरा हुआ, 1872 में शुरू हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। 1881 में कंप्लीट हुआ पूरे भारत में। जनगणना की रिपोर्ट से महिलाओं की साक्षरता और उनकी जनसंख्या के बारे में पता चलता था कि महिला जनसंख्या लगभग ना के बराबर था उस टाइम पे। ठीक है। मौखिक इतिहास, तो लोकगीत, आपने लोकगीत, लोक कथा, मौखिक परंपराएं, इन सब से महिलाओं की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के पता लगा सकते हैं। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत और सावित्रीबाई फूले। महिला इतिहास लेखन में लेखन स्रोत, तो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, शिक्षा, राजनीति, इन सब में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी इसका पता चलता है सभी किताबों में पढ़ के। ठीक है। कि महिला समाज में कैसे रहते थे, उनका आर्थिक स्थिति कैसा था, उनका धार्मिक स्थिति कैसा था, उनका राजनीतिक में योगदान कैसा था, ये सब के बारे में आपको वर्णन मिलता है। इतिहास लेखन में जेंडर आधारित दृष्टिकोण का अर्थ स्पष्ट करें। इतिहास लेखन में महिलाओं में जेंडर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। जेंडर आधारित इतिहास लेखन का अर्थ, ठीक है। और जेंडर आधारित इतिहास लेखन का विकास कैसे हुआ, पारंपरिक इतिहास लेखन की सीमाएं कौन सी हैं। ठीक है। जेंडर आधारित इतिहास लेखन का महत्व, इस तरह से आपको डिटेल में सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। अब यूनिट 2 आते हैं, यूनिट 2। ठीक है। तो देखिए मेरा एक रूल है कि जब भी 20 से 25 मिनट आप पढ़ते हैं तो आपको 5 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें आप क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं थोड़ा सा 5 मिनट, टॉयलेट वगैरह जाते हैं, पानी वानी पी के आते हैं। चलिए आइए, इससे हमारे माइंड, आँख, ठीक है, और हमारे बॉडी को रिलैक्स मिलता है, रिफ्रेश होते हैं, रिचार्ज होते हैं हम लोग। तो आप लोग को भी वीडियो को रोक के आना है। ओके, आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है यूनिट 2। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ना है क्या, तो महिलाओं की स्थिति के बारे में अलग अलग धर्म में। तो पहला है हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति के बारे में, छवि, स्थिति और अधिकार के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द पोर्ट्रेरियल, ठीक है, पोर्ट्रेरियल, पोर्ट्रेयल, यार ये वर्ड मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा। एक्सप्लेन द पोर्ट्रेयल पोजीशन एंड राइट ऑफ वुमेन इन हिंदुज्म। तो देखिए हिंदू में महिलाओं की, हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो आपको मालूम है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति समय समय पर बदलती रही है। वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान मिलता था। वैदिक काल, जब वेद चलते थे, वेदों का लिखन हुआ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अधिकार प्राप्त था उस टाइम पे महिलाओं को। लेकिन बाद में क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति कमजोर पड़ गई। हिंदू धर्म ग्रंथ और सामाजिक परंपराओं एवं धार्मिक व्यवस्थाओं के आधार पर महिलाओं की छवि एवं अंधकार निर्धारित किए गए। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, हिंदू धर्म में महिलाओं की छवि। तो हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी के समान माना गया है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा जैसी देवियों की पूजा की जाती है। ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं को शक्ति एवं ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। केवल बुराइयां नहीं, अच्छाइयां भी हैं। ठीक है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख, तो ऋग्वेद में महिलाओं को विदुषी, विदुषी मतलब विद्वान एवं शिक्षिता बनाया गया, शिक्षित। ठीक है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्यते रमन्ते तंत्र देवता, मनुस्मृति में ये कहा गया है। ठीक है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यानी कि नारी का पूजा, ठीक, रमन्ते तंत्र देवता। इसका मतलब मुझे उतना ही संस्कृत नहीं आता है यार। ठीक है। इस कथन का अर्थ है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ओ, ये बात है। संस्कृत मैंने नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, इसलिए नहीं सकता।
तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की गया है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। प्रमुख अधिकार थे इसमें कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी का अधिकार था, विवाह संबंधी निर्णय लेने का अधिकार था, सभा एवं समिति में भागीदारी लेने का अधिकार था महिलाओं की। प्रसिद्ध महिला जो वैदिक काल में बहुत फेमस थी, गार्गी और मैत्री, ये दो महिलाएं थी जो बहुत विद्वान थी। कब? वैदिक काल में। ये महिलाएं वेद और दर्शन की बहुत ज़्यादा ज्ञाता थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल मतलब जब वेदों का समय खत्म होने लगा तब। तो उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। ठीक है। इनमें बाल विवाह होने लगा, पर्दा प्रथा मतलब कि घूंघट लेके रहना पड़ने लगा, सती प्रथा, स्त्रियों के उनके पुरुषों के साथ इनको भी जला दिया जाने लगा, शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि शिक्षा केवल महिलाओं के लिए नहीं है, केवल पुरुषों के लिए है। ठीक है। ये मैं वैदिक काल जब खत्म होने लगा उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अब संपत्ति एवं उत्तराधिकार के बारे में जान लीजिए। तो प्राचीन काल में महिलाओं को सीमित अधिकार मिले थे, ज़्यादा अधिकार नहीं मिला था। और आधुनिक काल में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये संविधान में बनाया गया 1956 एवं उसके संशोधन द्वारा महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। विवाह एवं पारिवारिक अधिकार। तो हिंदू समाज में विवाह को धार्मिक संस्कार माना गया है। ठीक, विवाह को कैसा संस्कार माना गया है? धार्मिक। महिलाओं से पति एवं परिवार के प्रति समर्पण की अपेक्षा की जाती है। ठीक है। महिलाओं से पति और परिवार के प्रति वो समर्पित रहे, ऐसी उम्मीद लगाई जाता है हिंदू धर्म में। हालांकि आधुनिक कानूनों द्वारा महिलाओं को तलाक का अधिकार है, फिर से विवाह करने का अधिकार है, घरेलू हिंसा अगर आपके कोई करते हैं तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, एफआईआर भी कर सकते हैं। आधुनिक सुधार आंदोलन। तो इसमें 19वीं शताब्दी में कई सुधार आंदोलन भी चला महिलाओं को स्थिति को सुधारने के लिए। इसमें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और कानून भी बनाया। लॉर्ड विलियम, क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं का पुनर्विवाह का समर्थन किया। ज्योतिराव फूले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया गया 1829 में राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये संविधान के तहत मान्यता दी गई। ठीक है, अंग्रेजी संविधान के तहत 1856 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये भारतीय संविधान के तहत 1956 में महिला एक व्यक्ति के लड़का और लड़की मतलब पुत्र और पुत्री में समान रूप से बंटवारा होगा उनकी संपत्ति का, ऐसा अधिकार देता है। ठीक है। अब इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे भैया, इस्लाम एवं ईसाई धर्म के बारे में, महिलाओं की छवि के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करा दे रहा हूँ, बाकी जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है वो भी आप खुद कर लीजिएगा। ओके। तो विश्व के प्रमुख, अच्छा पहले ये चीज़ जान लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, उस धर्म को हम लोग जानते हैं ईसाई, क्रिश्चियनिटी। पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी मानता है। सेकंड नंबर पे आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा माना जाता है। थर्ड पे आता है हिंदू उसमें। ठीक है। हिंदू धर्म भी विश्व में तीसरे स्थान पे आता है। ओके। फिर जैन धर्म आता है, नहीं सॉरी, बौद्ध धर्म आता है, बौद्ध धर्म। उसके बाद आता होगा, मालूम नहीं उसके बाद कौन आता है, ये इतना नहीं मालूम, इतना आता है। ठीक है। तो विश्व का तीसरा बड़ा धर्म है हिंदू, और इस्लाम दूसरा, और क्रिश्चियनिटी पहला। तो ये तीनों धर्मों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो विश्व के प्रमुख धर्मों में इस्लाम, ठीक, एवं ईसाई धर्म में महिलाओं की स्थिति एवं अधिकार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। दोनों धर्मों में महिलाओं को सम्मान और आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया गया है, लेकिन सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण महिला वास्तविक स्थिति अलग अलग समय में बदलती रही है। समय के साथ उनकी स्थिति भी बदलती रही है। पहले जानते हैं इस्लाम धर्म में महिलाओं की स्थिति। ठीक है। इस्लाम में महिलाओं की छवि क्या है? तो इस्लाम छवि महिलाओं को सम्मान एवं गरिमा प्रदान करता है। इस्लाम की छवि महिलाओं को सम्मान और
गरिमा प्रदान करता है। कुरान में महिलाओं के अधिकार एवं सुरक्षा पर बल दिया गया है। कुरान क्या बोलता है? महिलाओं को अधिकार और सुरक्षा दिया गया है। महिलाओं को माँ, पत्नी एवं बेटी के रूप में सम्मानित स्थान दिया गया है। ठीक है, ये कुरान की मैं बात कर रहा हूँ, कुरान शरीफ। ठीक, नेक्स्ट, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात किया जाए तो इस्लाम में जो है महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। पहला है संपत्ति का अधिकार, यानी कि महिलाएं संपत्ति रख सकती हैं एवं उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा है विवाह संबंधी अधिकार, महिलाओं की सहमति विवाह के लिए आवश्यक मानी गई है। ठीक है, यानी कि महिला की सहमति होगा तभी आप उसे विवाह करेंगे। मेहर का अधिकार, यानी कि पति द्वारा पत्नी को मेहर देना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, हालांकि मेहर मतलब क्या होता है समझते हैं? चलिए, जो जो समझते हैं कमेंट कीजिएगा, देखते हैं मेहर का अर्थ क्या होता है। शिक्षा का अधिकार, इस्लाम में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए शिक्षा को महत्व बताया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बताया गया है, यानी कि दोनों को शिक्षा धारण करना है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, तो प्रारंभिक में इस्लाम में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन बाद में कई समाजों में पर्दा प्रथा, यानी कि जिसको हम लोग बुर्खा पहनते हैं, ठीक है, देखे होंगे आप, रूढ़िवादी परंपरा के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित की गई। ठीक है, आधुनिक सुधार, तो एक बार क्या होता कि मैं जब बच्चा था, ठीक है, तो बस से आता था तो बुर्खा पहनते थे इस्लाम में, ठीक, महिलाएं, तो हम सोचते थे यार ये डाकू है, ठीक है, ये पूरा ढक लिया है, ठीक है, तो हम डर जाते थे सोच सोच के कि ये लोग बोलते हैं ना कि डाकू है, लूट लेगा, ठीक है, बंदूक होगा इनके पास, पूरा चेहरा ढक के आता था, केवल आँख दिखता था, तो हम तो बचपन में डर जाते थे, ठीक है, कि ये लोग आतंकवादी लोग हैं, ठीक है, मार देगा, डाकू चोर, ठीक है, बंदूक होगा इनके पास। तो जब भी हम देखते थे किसी महिला को बुर्का पहने, हम डर जाते थे, ठीक है, और छिप जाते थे। तो बाद में बहुत बड़ा होने के बाद 2019 में मुझे पता चला कि इसको बुर्खा बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया था कि ये इस्लाम धर्म में पहना जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि इसको बुर्खा बोलते हैं यार, मतलब 18 साल होने के बाद। कोई बात नहीं, देखिए हम जहाँ पे आते हैं वहाँ पे इस्लाम धर्म के लोग नहीं है ज़्यादा, ठीक है, इसलिए हमको ये सब के बारे में पता नहीं था। बाद में जब पढ़ने लगे, जानने लगे, घूमने लगे तो पता चला। आप लोग को भी इस्लाम धर्म के अगर आप होंगे तो हिंदू धर्म के बहुत कम चीज़ें जानते होंगे, ठीक है, और अगर आप ईसाई धर्म के होंगे तो फिर बहुत कम धर्म के जानते होंगे, बहुत कम चीज़ें। सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, सर्वधर्म समभाव। ओके, ना मेरा धर्म छोटा है ना आपका धर्म बड़ा है, मेरा भी धर्म अच्छा है, आपका भी मेरा धर्म अच्छा है। आपके धर्म में भी कुछ बुराइयां हैं, ठीक है, आपके धर्म में भी कुछ बुराइयां हैं, मेरे धर्म में भी कुछ बुराइयां हैं, और ईसाई धर्म में भी कुछ बुराइयां हैं। जिस जिस धर्म में जो जो बुराइयां हैं उसको आपको नकारना है, जो जो अच्छाइयाँ हैं उसको एक्सेप्ट करना है। सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण करें और सभी धर्मों को बुराइयों को हटाइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही धर्म में अच्छी अच्छी बातें होती, नहीं, हर एक धर्म में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। तो आपको बुरी बातों को ग्रहण नहीं करना है, अच्छी बातों को ग्रहण करना है। ओके, चलिए, समझदार हो गए आप लोग। अब सेमेस्टर 6 पार हो गया ना। आधुनिक सुधार, आधुनिक काल में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें है 3 तलाक की समाप्ति की गई। 3 तलाक समाप्ति कानून 2019 में लाया गया। तलाक 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 अगर बोल देगा तो तलाक हो जाएगा, नहीं, तो 3 तलाक कानून की समाप्ति की गई। ठीक है, कबूल है कबूल है कबूल है। तो ऐसा नहीं भाई, एक प्रॉपर नियम, रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, उसके बाद तलाक दीजिएगा। महिला शिक्षा आंदोलन। ओके, अब हम लोग क्रिश्चियनिटी पे बात करते हैं। क्रिश्चियनिटी, जिसको ईसाई धर्म बोलते हैं, चर्च, ठीक है, ये धर्म भारत में जब अंग्रेज लोग आया तब ये धर्म का प्रचार फैला हुआ। ईसाई धर्म में महिलाओं को आध्यात्मिक समानता का अधिकार दिया गया। ईसा मसीह ने प्रेम, करुणा और समानता पर बल दिया। मदर मैरी को पवित्रता एवं मातृत्व का प्रतीक माना गया। किसको? मदर मैरी को। ओके, महिलाओं की स्थिति के बारे में बात किया जाए तो प्रारंभिक ईसाई समाज में महिलाओं की धार्मिक गतिविधि में भागीदारी थी।
मध्यकाल में चर्च में महिलाओं का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये लोग चर्च जाते हैं। ठीक है। महिलाओं का अधिकार, ईसाई मिशनरियों में महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इसमें प्रमुख योगदान क्या है? तो महिला विद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे कि कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय है ना, बालिका विद्यालय। उसी तरह से ईसाई धर्म में भी महिला विद्यालय बनाए गए। स्वास्थ्य सेवाओं में इनका डेवलपमेंट किया गया। महिला साक्षरता में वृद्धि की गई। और भारत में ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान है? तो भारत में ईसाई मिशनरी महिला शिक्षा को बढ़ावा दिए। ठीक है। भारत के कई प्रसिद्ध कन्या विद्यालय मिशनरियों द्वारा स्थापित किए गए। मिशनरी कौन है? ईसाई धर्म में जो साधु लोग हैं, जिसको फादर बोलते हैं, फादर। ठीक है। उनको ईसाई मिशनरी कहा गया। आधुनिक नर्सिंग शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों संस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके। और चर्च वगैरह का भी मौका मिले ना तो कभी चर्च भी जाइए। मैं जब तमिलनाडु गया था तो चर्च जाता था, सामने था। ठीक है। तो चर्च जाता था और लंबा लंबा लेक्चर चलता था, आराम से बैठ के सुनो। तो चर्च अलग अलग दिन पे अलग अलग लैंग्वेज पे वहाँ पे होता था। एक बार गया था। तो आप लोग भी अगर होता है कभी मौका मिलता है तो चर्च वगैरह जाइए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कोई मना करेगा, नहीं, कोई मना नहीं करेगा, आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मल ड्रेस में। अब ऐसा नहीं कि बुर्खा पहन के जाना चाहेंगे तो नहीं, वैसे में फिर नहीं घुसने देंगे। ठीक है। तो आप सिंपल जो फॉर्मल ड्रेस होता है वो पहन के जाइए, आपको हर एक आदमी घुसने देगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, भारत में आदिवासी महिलाओं की छवि, स्थिति एवं अधिकार का वर्णन करें। तो देखिए, भारत में 3 सबसे बड़े आदिवासी समूह हैं। पहला है भील। क्या है? भील। भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। दूसरा है गोंड। क्या है? गोंड। ठीक। गोंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। और तीसरा है संथाल, जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे भारत में। संथाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी वर्ग है। ठीक है। भील, गोंड, संथाल। तो मतलब आदिवासी के बारे में जानेंगे, मतलब इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो भारत में आदिवासी महिलाओं की स्थिति एवं अधिकार का वर्णन। देखिए, भारत की जनजाति जो है मुख्य रूप से आदिवासी महिलाएं भारतीय समाज का महत्वपूर्ण भाग हैं। ये शुरू से रह रहे हैं जंगलों में। ठीक है। आदिवासी समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना मुख्य धारा के समाज से भिन्न होती है। आदिवासी महिलाओं की भूमिका परिवार, कृषि, संस्कृति, सामुदायिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यद्यपि उन्हें कई क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता भी मिली है, फिर भी वे गरीबी, अशिक्षा एवं शोषण जैसी समस्याओं का सामना करती हैं। आदिवासी महिलाओं की छवि। आदिवासी समाज में महिलाओं को श्रमशील, साहसी एवं सामुदायिक जीवन का आधार माना जाता है। वे कृषि कार्य, उत्पादन, मतलब खेती का काम करती हैं और कुछ कुछ उत्पादन करती हैं, घर का भी काम करती हैं, और परिवार में कला और संस्कृति का भी क्या करती हैं? प्रचार करती हैं। सामाजिक स्थिति। आदिवासी महिलाओं की स्थिति कई मामलों में मुख्य धारा के समाज की महिलाओं से बेहतर मानी जाती है। इसमें है अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक स्वतंत्रता उनको मिलती है, विवाह संबंधी निर्णय में भागीदारी मिलती है, और सामुदायिक कार्यों में सक्रिय भूमिका भी ये निभाती हैं। ठीक है। आर्थिक भूमिका। आदिवासी महिलाएं परिवार की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसमें खेती, पशुपालन, जंगल से लकड़ी लाना, हस्तशिल्प, ठीक है, ये इसमें करती हैं। शिक्षा की बात किया जाए ना और स्वास्थ्य की, तो देखिए, आदिवासी महिलाओं में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा आदिवासी समूह है। आदिवासी क्षेत्र में महिला साक्षरता औसत से भी कम है। यहाँ पे पुरुष और महिला कोई भी पढ़ने में आगे नहीं है। ठीक है। थोड़ा बहुत पुरुष आगे हो सकते हैं, लेकिन महिला तो बिल्कुल पीछे है। ठीक है। तो शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। अगर थोड़ा सा भी बरसात के मौसम में मान लीजिए किसी को टाइफाइड या जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए इनको चिकित्सा सुविधा अच्छे से नहीं मिल पाता है। ओके।
राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार अधिकार। भारतीय संविधान आदिवासी महिलाओं को समान अधिकार देता है, ठीक है, और इनको एक्स्ट्रा कुछ छूट भी दिया गया है, रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जनजाति, ठीक, और शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण इनको मिलता है, ठीक, पंचायत में आरक्षण मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है आदिवासी महिलाएं। संथाल विद्रोह 1855 में फूलो झानो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और संथाल परगना में इनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज भी खोला गया, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। रानी गाइडिलियू नागा आंदोलन में भी भूमिका निभाई थी। चलिए, अब ये जो संथाल परगना का जब हम नाम लेते हैं तो संथाल परगना के अंतर्गत 6 गो जिला आता है, ठीक, दर्द कर रहा है। 6 गो जिला कौन कौन है संथाल परगना में? तो ये 6 जिला है आपका दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर। और ये 6 जिलों में एसकेएमयू दुमका का कॉलेज फैला हुआ है। इन 6 जिलों को मिला के संथाल परगना कहा जाता है, और पूरे के पूरे संथाल परगना यानी कि ये 6 जिले में जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, वो सब कौन संभालता है? एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी। इवन ये जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी संथाल जनजाति के महान नायक सिद्धू कानू मुर्मू के नाम पे ही रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक चुनौती क्या क्या है इनके पास? तो इनकी जो है गरीबी है, अभी भी गरीबी रेखा में, अशिक्षा है, विस्थापन है, और मानव तस्करी, वन के अधिकार संबंधी संघर्ष करने पड़ रहे हैं इनको। ओके, अब आता है यूनिट 3, भारत में महिलाओं एवं शिक्षा के बारे में बताना है। भारत में महिला शिक्षा एवं उनकी भूमिका के बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये सब पढ़ ही चुके हैं लगभग सभी चीज़ें, ठीक है। आप क्या कीजिए, मैं इसका पीडीएफ दे रहा हूँ, आप खुद से आप पढ़ लीजिए, अब ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में महिलाओं की क्या भूमिका है, ये बताया गया है, ठीक है। इसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज के बारे में जानिएगा। पंडिता रमाबाई के बारे में जानिएगा, जिन्होंने विधवाओं एवं महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने महिला शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर बल दिया था, ठीक है। बेगम रुकैया के बारे में जानिएगा, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण काम किए थे। कुछ सुधार किए गए हैं, सती प्रथा का 1929 में कानून बना के समाप्त किया गया। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1956 में शुरू किया गया। महिला शिक्षा का विकास किया गया, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के संविधान के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो इसको आपको याद रखना होगा। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता प्रदान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में समानता दिया गया है, ठीक है। फिर सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, ओके। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाए गए हैं, ओके। तो इस तरह से पढ़ लीजिएगा। और 2023 में संसद में विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना कंपलसरी है, मतलब जितना सीट है उसका 3 भाग में 1 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, ठीक है। 2023 में ये कानून पारित हुआ है। तो इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये 3 यूनिट है क्या जी? चौथा यूनिट नहीं दिए हैं क्या हम आपको? देखते हैं एक बार। अरे यार, चौथा यूनिट का तो क्वेश्चन आंसर ही नहीं है ना। अच्छा, चौथा यूनिट से हमने ये दे दिया आपको, क्या बोलते हैं, छोटा वाला क्वेश्चन, ठीक है। चौथा यूनिट क्या है था? वुमेन रूलर इन एंशियंट एंड मेडिवल, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स वाले पढ़िएगा ना, ये सब सॉरी 5 मार्क्स वाले, ये सब 5 मार्क्स वाले के लिए है। तो यहाँ पे मैंने यूनिट 4 का भी करवा दिया है, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स वाला यहाँ से शुरू हो जाता है। भारत में महिलाओं के सामने कौन सी समस्या है? ये हाँ, सरोजिनी नायडू, स्थानीय स्वशासन, प्राचीन महिलाओं की स्थिति, ठीक है। ये जो रजिया सुल्ताना वगैरह वगैरह है, भारत में महिला आंदोलन, तो ये सब पढ़ लीजिएगा तो पूरा आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन में लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सरोजिनी नायडू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की वाइफ थी, अरुणा आसफ अली, ठीक है, उषा मेहता, इन सब ने क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रजिया सुल्तान के बारे में आपको मालूम होगा,
कि रजिया सुल्तान कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम एकमात्र महिला शासिका थी। उन्होंने 1236 ईस्वी में शासन संभाला था और वे इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गया तो उसके बाद कुतुब मीनार का काम यही पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू किया था, इन्होंने पूरा किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान इनकी बेटी ने ये कमान संभाला, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। और उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी। उन्हें पर्दा प्रथा का विरोध किया, उन्होंने बुर्खा का विरोध किया था तथा पुरुष शासक की तरह शासन करने का अधिकार दिया था इस्लाम में, ठीक है। हालांकि तुर्क अमीरों के विरोध के कारण उनका जो है अधिकार अधिक समय तक नहीं चल पाया था, वो अलग मैटर है, ठीक है। चलिए तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैं PDF दे दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय, जोहार।